नाज़रीन, जालसाजी हुई या नहीं, बीमारी वाकई थी भी कि नहीं, नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का माहौल बनाने वाली तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के वज़रा पंजाब की सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तहकीकात की बातें कर रहे हैं। इन बयानात और इल्ज़ामात के बाद पंजाब के वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। समा से बात करते हुए उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ के इलाज पर मामूर तमाम डॉक्टर्स की तहकीकात के लिए पेश कर दिया, बल्कि उन्होंने नैब के इक़दामात पर भी सवालात उठा दिए। पहली रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। नैब ने हमें जहाँ से भी उन्होंने टेस्ट करवाया तो नैब ने रिपोर्ट के मुताबिक उनकी यहाँ भिजवा दी है उनको हमारे पास। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के बयान के जवाब में नैब की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। नैब ज़राए के मुताबिक नैब एक तहकीकाती इदारा है जहाँ तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स तो भर्ती किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की भर्ती का कोई निज़ाम नहीं। किसी भी इमरजेंसी या ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की खिदमात के लिए पंजाब हुकूमत से रब्ता किया जाता है और पंजाब हुकूमत के मुतय्यन करदा डॉक्टर्स ही नैब के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और मियां नवाज शरीफ के नैब में दौरान हिरासत भी हुकूमत पंजाब के ही डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद थे, इसलिए नैब पर तनकीद का कोई जवाज नहीं है। पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ और नैब के रद्द-ए-अमल के हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं समा न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल राठौर उमर। दानियाल साहब, शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार एक तो यास्मीन राशिद साहिबा ने किया, जिनकी बिना पे उनको लगता है कि रिपोर्ट्स गलत थी, फैब्रिकेटेड थी, और मियां साहब को बाहर भेजने की जो एक पूरा प्रोसेस था वो गलत रिपोर्ट्स पर फैसले किए गए? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मैंने जब उनसे सवालात किए कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल जो हैं वो ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, उन डॉक्टर्स की तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की, उनके सैम्पल्स जो है वो लेते रहे। शहबाज गिल ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम की जा सकती है, जिस पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर शकूक व शुबात हैं तो वो तहकीकात के लिए तैयार हैं और तहकीकात जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन एक अहम बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में आने से पहले 21 नवंबर को जो रिपोर्ट जनरेट की गई वो नैब ने की रिपोर्ट जनरेट और नैब में ही उनके टेस्ट किए गए। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आया नैब में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उस पर कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, उस पर कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई, प्लेटलेट्स की कमी कहीं वहाँ से तो नहीं शो करवाई गई। लेकिन दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये भी कहना है कि उनको अपने जो बोर्ड है, जो कि सरकारी बोर्ड बनाया गया था, उस पर पूरा और मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी बोर्ड है इसके साथ दूसरे डॉक्टर्स भी इस बोर्ड के अंदर शामिल थे, जिसके अंदर डॉक्टर ताहिर शमसी जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं प्लेटलेट्स के, और साथ ही साथ शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो थे, डॉक्टर अदनान जो कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज हैं वो भी इस बोर्ड के अंदर शामिल थे। तो उनका ये कहना था कि शुकूक व शुबहात की कोई भी जगह नहीं छोड़ती, लेकिन अगर तहकीकात कोई करवाना चाहता है, शक है, तो वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, नैब के हवाले से क्या मौक़िफ़ था? चले, रिपोर्ट का गलत होना तो वो तो लेबॉर्ट्री के एंड पे हो सकता है ना, नैब के पास डॉक्टर्स कहाँ से आ गए कि वो जो है वो गलत तजवीज़ करते या रिपोर्ट गलत बनाते? ये नुक्ता समझाइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है जिसमें वो नैब को भी एक्यूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं और वो कह रही हैं कि तहकीकात नैब की भी होनी चाहिए। लेकिन जो नैब का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर नैब ज़राए जो हैं वो उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि नैब के अंदर सिर्फ जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको भर्ती किया जाता है, डॉक्टर्स को वहाँ पर भर्ती नहीं किया जाता। और नैब का मौक़िफ़ ये है कि जो डॉक्टर्स हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तो पंजाब गवर्नमेंट से कहा जाता है कि डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएं अगर किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो। और जो मियां नवाज शरीफ का केस था, जब मियां नवाज शरीफ नैब की कस्टडी के अंदर थे तो तब भी डॉक्टर जो प्रोवाइड किए गए वो पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए डॉक्टर्स, और उनके डॉक्टर जो हैं अपने कोई ज़ाती भर्ती किए हुए वहाँ पर ड्यूटी नहीं दे रहे थे। तो इस पर उनका मौक़िफ़ ये है कि जो एक तफ्तीशी इदारा है उस पर तनकीद करना बिला जवाज़ है और उनको इस तमाम तर मामले में जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए नैब को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप ये तहकीकात का आगाज़ कब से करने जा रहे हैं दानियाल साहब, ये भी बताइएगा, और इसका दायरा इख्तियार क्या होगा? क्या
नैब से भी, जैसा कि इंटरव्यू में कहा भी, इशारा भी दिया गया था, नैब से भी तहकीकात की जाएगी इस सिलसिले में? अली हैदर साहब, अब तक तो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना है कि तहकीकात के बारे में कोई बात उनसे ऑफिशियली की नहीं कही गई कि कोई भी तहकीकात जो है वो होनी है, लेकिन वो ये पेशकश कर रही हैं कि अगर कोई तहकीकात करना चाहता है जो पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स हैं उनकी, तो वो कर सकती हैं। उनका ये कहना है कि जो प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज हैं जो कि इस तमाम तर बोर्ड को चेयर भी कर रहे थे, नवाज शरीफ की जो हेल्थ पर बनाया गया था, उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो बात की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के जो टेस्ट हैं वो पाकिस्तान में भी मुमकिन थे, उनका बाहर जाना ज़रूरी नहीं था। उनके जो जेनेटिक टेस्ट हैं जिसके लिए कहा गया कि बाहर जाना है, वो पाकिस्तान में भी खून के सैंपल भेज के करवाए जा सकते थे। लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज के स्टेटमेंट से। जब नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल में एडमिट थे तो प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने ही एक प्रेस ब्रीफिंग करके कहा था कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो पाकिस्तान में जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जाली थी या असली, इसका फैसला तो पता नहीं कब होगा, लेकिन मरियम नवाज की खामोशी टूटने के बाद, लंदन बैठे नवाज शरीफ के सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने के बाद कई महीनों से कायम सियासी सुकूत टूट चुका है। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हलचल होती नजर आ रही है। हुकूमत का अचानक नवाज शरीफ की वापसी के लिए अचानक सरगर्म होना इंतहाई मानीखेज महसूस हो रहा है। हुकूमत उस शख्स को वतन वापस लाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है जिसको खुद हुकूमत ने सरकारी टेस्ट की रिपोर्ट के बाद कोशिश करके लंदन भेजा था, जिसके खिलाफ पहले रोजाना एनआरओ ना देने की गर्दान अलापी जाती थी, लेकिन फिर सेहत बिगड़ने की खबरों पर पहले जेल से निकालकर अस्पताल डाला गया, फिर बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दी गई। लेकिन अब पीटीआई हुकूमत खुद ही अपनी ही सरकारी रिपोर्ट्स पर शक का इजहार कर रही है। वफाकी हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो हैं नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं ताकि इनकी वापसी हो सके। 2 केसों में उसको सज़ा हो चुकी है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की। उसका वो मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है, लाइफ इंजॉय कर रहा है, जो कि यहाँ से शदीद बीमारी की हालत में गया था। हुकूमत की जानिब से सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशों का ऐलान नहीं किया जा रहा, बल्कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात का इंदिया भी दिया जा रहा है। हुकूमती फैसले की तारीफ करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। सरकारी डॉक्टर्स की इन्हीं रिपोर्ट्स पर ही हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी, और जब वो बाहर चले गए तो फिर उस पर सर भी पीटा गया। तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। नवाज शरीफ की रवानगी और वापसी पर इमरान खान की तरह हुकूमती वुज़रा भी अपना रंग बदलते रहे। बासर हलकों से करीबी होने के दावेदार वजीर रेलवे शेख रशीद बार बार कहते रहे कि हुकूमत को नवाज शरीफ से जान छुड़ा लेनी चाहिए, उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन अब शेख रशीद ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। मैं वो वजीर हूँ जिसने इमरान खान से पहले दिनों में की थी बात कि अपनी जान छुड़ाओ, इनको जाने दो, इजी गवर्नमेंट करो। हुकूमत की ख्वाहिश तो है, वो आप है कि आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो। आखिर क्या वजह है कि बैठे बिठाए हुकूमत को नवाज शरीफ की याद सताने लगी? क्या वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म जिन्हें हुकूमत ने खुद भेजा था, इन्हें वापस लाने की तैयारियां और कोशिशें होने लगी हैं? क्या मरियम नवाज की सियासी मंजरनामे पर भरपूर वापसी ने हुकूमत को इस इकदाम पर मजबूर किया, या फिर नवाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन क़यादत के साथ टेलीफोनिक राबतों ने हुकूमत को बेचैन कर दिया? जब तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ खामोश थे तब तक हुकूमत ने भी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब दोनों तरफ से तनाव की कैफियत है। चंद रोज कबल एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने अपनी खामोशी की वजह जो बयान की थी, वो वजह कम और समझौता ज्यादा महसूस हो रही थी। मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं
तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन पहले मरियम नवाज की सियासत में दोबारा वापसी और फिर नवाज शरीफ के राबतों ने इस समझौते पर दरारें डाल दी थी और नवाज शरीफ के साथ डील किए जाने के तासुर नून लीग से ज्यादा हुकूमती हलकों की जानिब से दिया जाता रहा और इसकी ताज़ा मिसाल शहजाद अकबर का हालिया बयान है। 2 रोज कबल जब मामले खुसूसी शहजाद अकबर से NRO से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी तरदीद की बजाय सवाल का रुख महकमा ज़राअत की तरफ मोड़ दिया था। वज़ीर आज़म का बयान तो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इन्हें नवाज शरीफ पर रहम आ गया था, इसलिए लंदन जाने की इजाजत। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। महकमा ज़राअत वाले बयान के बाद शहजाद अकबर की जानिब से उसी रात 1:30 बजे अपने बयान पर माजरत सामने आई थी। शहजाद अकबर ने ट्वीट करके वजाहत की कि महकमा ज़राअत से उनकी मुराद नून लीग थी, कुछ और नहीं। शहजाद अकबर ने कहा कि किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी हुई है तो इस पर माजरत खा हो, लेकिन डील या NRO का तासुर सिर्फ शहजाद अकबर तक ही महदूद नहीं है। नाजरीन, नवाज शरीफ की रवानगी के फौरन बाद वफाकी वजीर फैसल वाबडा के बयान ने डील के तासुर को तकवीयत दी थी, हत्ता कि यहां तक कह दिया था कि नवाज शरीफ रिहाई के बदले अरबों डॉलर तक वापस करने पर तैयार हो गए। शहजाद अकबर की तरह शेख रशीद की जानिब से इस बयान की अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत और नवाज शरीफ मरियम नवाज की पेशी के बाद दोनों जानिब से तनाव की कैफियत में है। नवाज शरीफ का लंदन क़याम हुकूमत के हक में बेहतर है या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी नवाज शरीफ की सियासत में वापसी मुस्लिम लीग नून के फायदे में है या नुकसान में? इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा जनाब तलाल जोसफ। शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपकी खामोशी पर ताना मिलता है, आपको डील करने का ताना दिया जाता है, तो सर ये ताना खत्म करने के लिए मियां साहब वापस क्यों नहीं आते? बल्कि वो तो गारंटी देकर गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में गारंटी दी थी कि वापस लाएंगे उनको जब इलाज हो गया, तो सर वो वापस आके इस ताने को, इस इल्जाम को रद्द क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो उनकी सेहत के साथ मशरूत है और वैसे भी कोई हम पाबंद नहीं है कि इस हुकूमत की जैसी चाहत हो, जैसी मर्जी हो, जैसा ये चाह रहे हो वो हम करें। पहले भी अगर इनकी चाहत और मर्जी होती तो मियां साहब कभी बाहर जाते ही ना। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को बकायदा सरकारी अदारों से अगवा करवाया, उनके इंटरव्यू किए, उनके अकाउंट चेक किए, उसके बाद अपने जाती हॉस्पिटल्स के CEO जो थे वो उस बोर्ड का हिस्सा बनाए। टेस्ट जो है वो शौकत खानम की लेबोरेटरी तक अलहदा से खुफिया तौर पे करवाए गए। उसके बाद वजीर सेहत पंजाब हो या वजीर सेहत पाकिस्तान डॉक्टर फैसल, वो तमाम के तमाम लोगों की जब तसल्ली तशफ़ी हो गई और उनके हाथ और पांव खड़े हो गए और वो लगता ये था कि खुदा न खास्ता क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सेहत इस वहां तक पहुंची, इनकी नालायकी नाहलियों से थी और क्योंकि इलाज नहीं हुआ था तो फिर इन्होंने अपनी सिर्फ जान छुड़ाने के लिए मियां साहब को ना चाहते हुए बाहर भेजा। मियां साहब का फैसला कि कब वो आएंगे वो उनकी खुद और उनकी फैमिली करेगी और दूसरी बात उनके डॉक्टर्स करेंगे। ये तो अदालत ने आपको ये इजाजत दी ना जाने की, तो ये तो अदालत के फैसले का भी एहतराम होगा अगर आप वापस आते हैं तो। देखिए, बिल्कुल अदालत जब इस सिलसिले में दोबारा बुलाएगी तो ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। इस वक्त पहले भी जाने की इजाजत डॉक्टर्स के मशवरे से मिली और डॉक्टर्स के मशवरे पर ही जमानत भी मिली। सो दोनों चीजें, ECL से नाम निकला तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख कर निकला, उसके बाद जमानत मिली, डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख के मिली। तो क्या इंग्लैंड के डॉक्टर जिनके पास वो जेरे इलाज है, अब अगला फैसला उनकी मर्जी से नहीं होना चाहिए? वही असूल चलेगा। डॉक्टर्स जो जिनसे वो जेरे इलाज है उनके मुताबिक अगला फैसला किया जाएगा। अच्छा, तो चल साहब, चले मियां साहब तो बीमार हैं, लेकिन जो बाकी दीगर उनके साथ जो वहां पर मौजूद हैं, जो मफरूर भी करार पाए, जो इश्तिहारी भी करार पाए, फिर वो वापस क्यों नहीं आते? चले मियां साहब के पास तो एक है वजह है वहां पर रहने की, तो बाकियों के पास क्या वजह है वहां रहने की? मुझे अली हैदर साहब ये बताइए
कोई पाकिस्तान का कोई एक आदमी मुझे बता दें जो कहता हो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन नहीं होती, पाकिस्तान में 100% इंसाफ होता है। चले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ये मियां साहब का जो फैसला है, उसके बाद जज साहब की जो वीडियो है, वो तो आते आते जज साहब की वीडियो कोई 1.5 साल लगा। उससे पहले 1.5 साल हम जहनी तकलीफ से भी गुजरे और मियां साहब जिस्मानी, जहनी और अपनी जो कानूनी तौर पर वो आजाद थे, उसके आजाद रहना चाहिए था, वो जेल में रहे, वो उन्होंने मुश्किलें सही। उसके बाद वो वीडियो आई जिसके बाद पता चला कि प्रेशर करके फैसले करवाए जाते हैं। सो जिस निज़ाम अदल पर इस हद तक सवालिया निशान हो, तो वहां मेरा ख्याल, और उस वक्त जबकि हुकूमत जो है वो हर इदारे को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो। अब कहने को तो नैब भी इंडिपेंडेंट है, क्या नैब इंडिपेंडेंट है? कोई इंडिपेंडेंट नहीं। तो बात यह है कि जब खदशात हो इंसाफ ना मिलने के, जब खदशात हो निज़ाम अदल पे, जब आपको यकीन हो कि आपका मुखालफ इस वक्त पूरी हुकूमत में पूरे जोर से बैठा है और वो हर अदारे को आपके खिलाफ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो फिर सोच समझकर फैसले करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में लेकिन बेशुमार हमारे सियासी कैदियों ने मान लिया आपकी बात, आप ठीक कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं सर कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन सर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही थी, उसमें इसको शाहिद खान अब्बासी से ने भी सहा, एहसन इकबाल ने भी सहा, राना सनाउल्लाह ने भी सहा और तलाल चौधरी भी सह रहे हैं। तलाल चौधरी भी अभी अपने हल्के में फैसलाबाद में मौजूद है ना, आप तो मुल्क छोड़कर नहीं गए। तो सर अगर आप सह सकते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो सर फिर वो बाकी क्यों नहीं सह सकते? मतलब शरीफ खानदान के बाकी फर्द, चंद एक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो वहां पर मौजूद है वो क्यों नहीं सह सकते उसको? देखिए, मैं कितर शरीफ फैमिली सबसे ज्यादा जेर एताब रही। उनके अपने तमाम कजन्स जो गैर सियासी हैं वो भी जेल में रहे, कई माह नहीं, कई साल से ज्यादा। अभी भी हमजा शहबाज पिछले 1.25 साल से जेल में है। कोई उनके मुलाजमीन, उनके वो कारोबारी दोस्त, कौन कौन नहीं जिसने जेल नहीं देखी। तो मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली ने सबसे ज्यादा भुगता है और शरीफ फैमिली ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज भी शरीफ फैमिली को किया गया है। शरीफ फैमिली ने अपना पूरा हिस्सा डाला है, बल्कि पूरे हिस्से से ज्यादा डाला है। सो मेरा ये ख्याल है, देखिए हमारी पार्टी और कि ये हम फैसला करते हैं। और पिछले देखिए, मुझे बताइए, शाद खाकान अंदर रहे, उसके बाद एहसन इकबाल अंदर रहे, ख्वाजा साद रफीक अंदर रहे, शहबाज शरीफ अंदर रहे, राना सनाउल्लाह अंदर रहे, मरियम नवाज अंदर रही। मुझे ये बताइए, किसी के खिलाफ कोई 1% कोई साबित हुआ? उनकी जो कैद है वो किस खाते में जाएगी? यानी हम जानबूझते हुए कि हमें पता है कि इस वक्त अदारे और खुद जैसे नैब जैसा खुसूसन अदारा वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है, वो बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहा, और जानबूझते हुए, मेरा मतलब है, अब गर्दन आगे करते जाएं। हमें अपने कानूनी और आईनी जो हुकूक हैं वो हम सारे इस्तेमाल करेंगे, वो पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है। अच्छा, तो सर अब फैसला क्या हुआ है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे? हुकूमत तो कहती है कि वो हर जतन करेंगे, हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे मियां साहब को लाने का। अगर अदालत से रुजू करते हैं, अदालत कहती है वापस आओ, तो फिर क्या मियां साहब वापस आएंगे? सबसे पहले तो आप यहां ही देख लें कि यहां पर भी ये सिंगल आउट कर रहे हैं मियां साहब को, और सिर्फ मियां नवाज शरीफ पर ही इनका इस वक्त भी नजर है। जरा जहांगीर तरीन के बारे में क्यों नहीं कहते? चले, वो उनके दोस्त हैं, उनके बेनामीदार हैं इमरान खान के, वो आएंगे तो फिर स्टोरियां खुल जाएंगी कि भी जेब खर्चा कितना देते थे, गाड़ी कितने के लेके दी, जहाज के कितने उन्होंने सैर सपाटे करवाए, पार्टी को कितने दिए। चले वो भी छोड़ दें। जनरल मुशर्रफ को क्यों नहीं लेके आते? वो क्या मफरूर नहीं है? वो क्या इस वक्त मतलूब नहीं है? सो सिर्फ सिंगल आउट करना कि एक आदमी को निशाना बनाना है क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, और वो आदमी है जिसके साथ इस वक्त लोगों की नबज चल रही है, और वो इस वक्त सबसे बड़ा आपके लिए सियासी खतरा है, सिर्फ उसको निशाना बनाना। सो अगर तो ये इंसाफ कर रहे हैं, सबको वापस लेकर आ रहे हैं, तो फिर तो है। लेकिन सिर्फ मियां नवाज शरीफ, और वो भी बीमार। शेख रशीद साहब ने कहा था चौधरी साहब के हुकूमत खुद नवाज शरीफ से जान छुड़ाना चाहती है।
क्या ऐसा कुछ हुआ था कि जिसमें आपको ये पैगाम दिया गया हो कि भाई अल्लाह का नाम है चले जाओ यहां से? देखिए, मैंने आपसे कहा अगर मियां साहब जाना ही नहीं चाहते थे। सबसे पहले तो मियां साहब की जब सेहत खराब हुई और मियां साहब के 6 बोर्ड बने और उनका इलाज ना किया गया, उनकी तजलील की गई, इलाज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो याद होगा आपको मियां साहब ने इलाज करवाने से भी कहा था मैं नहीं करवाऊंगा मगर अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं जेल रह जाऊंगा। उसके बाद जब उनकी हालत इतनी खराब हुई, वो हॉस्पिटल आए, तो बाहर जाने के लिए भी उनकी फैमिली ने, हमारी पार्टी ने बहुत जोर जबरदस्ती से, बड़े मिन्नत तरले से उनको मनाया कि आपकी जान हमारे लिए ज्यादा अहम है। मगर उस वक्त भी क्योंकि ये उसी तरह की सियासी खेल खेल रहे थे, ये उनके बीमारी को कमजोरी समझकर और उन इलाज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो बाहर भी वो नहीं जाना चाहते थे। वो बाहर गए और उसके बाद देखिए ना, ये सारा कुछ जो है, ये आप देख ले, बेगम कुलसूम नवाज की पर सियासत नहीं करते रहे, फिर उसके बाद इसी तरह ये मियां साहब के साथ कर रहे हैं। बाकी ये रही बात, ये उनके केसेस जो है उनमें तो अब कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई दौड़ने वाली बात हो। जज साहब की वीडियो सामने है, उससे पहले जो फैसले हैं उसमें वो सस्पेंडेड है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोगों के पास आटा, चीनी, दवाइयों, पेट्रोल का जवाब नहीं है, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, कभी नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर बैठ जाते हैं और कभी नवाज शरीफ का इलाज और नवाज शरीफ की जात को निशाना बनाने लग जाते हैं। बोल पड़ी है, शहबाज शरीफ साहब भी बोल पड़े हैं और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब भी गोया हो चुके हैं। तो सर अब करने क्या जा रहे हैं? अगला लाहे अमल क्या है? एपीसी को हतमी जामा कब पहनाएंगे? करेंगे क्या आगे? देखिए, एक तो बात वाज़ेह है, जितना मुनासिब टाइम इस हुकूमत को दिया जा सकता था, और वो भी इसलिए दिया गया था कि ये एक्सपोज हो सके। हमें इनकी अहलियतों का, लायकियों का पहले से पता था, कितने ये लायक हैं, कितने अहल हैं। अब तो एक एक पाकिस्तान का फर्द जो है बोल उठा है। सो अब इनको घर भेजना जरूरी है। पाकिस्तान और ये हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकती, ये मईशत और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकती। अगर इसको जोर जबरदस्ती से चलाया जाएगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। जिसने नुकसान करना है वो पिछले 2 साल से भी इनको लाने से लेकर, इनको बिठाने से लेकर, इनको अभी तक हुकूमत में रखने तक सारे लोग जिम्मेदार हैं। सो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बनने की जरूरत है, ना कि इस वक्त सिर्फ हमें कोई एक पाकिस्तान के अलावा हम कोई जाती मुफाद देखें। तो पाकिस्तान इस वक्त इमरान के साथ नहीं चल सकता। मुश्तरका अपोजिशन जो है, हम अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बावजूद कि हम समझते हैं कि जिस दिन हम रोल प्ले करना शुरू करेंगे, हमारे फिर से लोगों को विक्टिमाइज किया जाएगा, कोई एहतसाब में जाएगा, कोई मंशियात में जाएगा, किसी को किस केस में पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारी इन्हें पता है कि जब हमारी क़यादत निकली तो फिर ये नहीं मुमकिन कि ये घर ना जाए। ठीक है तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद हुकूमत कह रही है कि मुल्क की मैशत में बेहतरी आई है। तो नाज़रीन, क्या एक आम आदमी की जिंदगी में भी उसी तरह से बेहतरी आई है? पूछेंगे हमारे मुल्क के मारूफ माहिर मैशत से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क की मैशत बेहतर हो गई, खसारे कम हो गए, सूरत हाल संभल गई, ये वो वादे हैं जो हुकूमत कर रही है। सब अच्छा की आवाज़ें निकल रही हैं, लेकिन हकायक कुछ और कहानी सुनाते हैं। ऑपोजिशन कुछ और कह रही है और आवाम सवाल कर रहे हैं कि अगर मैशत वाकई इतनी अच्छी हो गई है जितना हुकूमत का दावा है, तो इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है, कहा है कि पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त रास्ते पर चल रही है। उनके मुताबिक जुलाई 2020 में करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हो चुके हैं। तिजारती खसारे की बात हो रही है। जुलाई 2019 में $613 मिलियन का खसारा हुआ, जून 2020 में $100 मिलियन का खसारा हुआ। ये कम होता जा रहा है नाज़रीन। वज़ीर आज़म की ट्वीट के अलावा भी मुआशी अशारिये बता रहे हैं कि जून 2020 की निस्बत मुल्क की बरामदात 20% ज़्यादा है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2019 के मुकाबले पर जुलाई 2020 में बैरूनी सरमायाकारी 2.2% बढ़ी है। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से कम होकर $3 अरब
रह गया है। करंट अकाउंट खसारा यानी तिजारती खसारा तब होता है जब मुल्क से जाने वाले डॉलर मुल्क में आने वाले डॉलर से बढ़ जाए। 2019 की निस्बत 2020 में करंट अकाउंट खसारा 78% कम हुआ। बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली रुकूम में भी 2 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में 88% इजाफा हुआ, 2.6 अरब डॉलर्स तक जा पहुंची। इन अदादो शुमार की बुनियाद पर हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत बहाल हो रही है, खुशहाली का दौर आने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। अकाउंट 20 अरब से 3 पर ले आए। बहुत ज़र मुबादला के ज़खायर 6-7 अरब से बढ़कर 12.5 अरब आपके हो गए। महसूलात आपने 3.5% बढ़ाए हैं। स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है। इकोनॉमी रिवाइव हो गई है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब के बावजूद आम आदमी तक इसके समरात नहीं पहुंचे। 2 साल पहले जो महंगाई 3.9% थी वो अब 10% के आसपास है। खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई। मईशत के दीगर अशारिये भी कुछ अच्छी खबरें नहीं दे रहे। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 3 माह के अरसे में 15 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और खदशा है कि अगले 6 माह में 22 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उस वक्त मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% थी, जो कम होकर मनफी 0.4% रह गई। 2021 के लिए तरक्की की शरह सिर्फ 2% रहने की तवक्को की जा रही है। मुल्क की करेंसी की कदर 40% गिराई गई। 2018 में 121 रुपए में मिलने वाला डॉलर 168 रुपए में मिल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए के करीब कर्ज लिया, यानी जितना कर्ज नून लीग ने 5 साल में लिया उतना कर्ज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल में ले लिया। 2019 में मुल्क की कर्जा GDP का 72% था और 2020 में बढ़कर 87% जा पहुंचा। गर्दिशी कर्जा 1,000 अरब डॉलर से बढ़कर 2,200 अरब डॉलर हो गया। गर्दिशी कर्जे से मतलब यह है कि जितनी मालियत की बिजली बनाकर फरोख्त की गई उतने पैसे वसूल नहीं हुए। बहुत बड़ा क्राइसिस हमारा जो है वो सर्कुलर डेट का है। तकरीबन 2000 अरब से ज्यादा वो तजावज कर गया। जब हमने हुकूमत संभाली तो तकरीबन 1200 से 1400 अरब का सर्कुलर डेट हमें विरसे में मिला। मैं यहाँ पर तस्दीक करता चलूँ कि ये 1,000 अरब डॉलर नहीं, 1,000 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा जो है वो रुपयों में कैलकुलेट हो रहा है। उसकी मैं माजरत चाहूँगा। गैलप सर्वे बता रहा है कि कोरोना वायरस के दौरान 84% अफराद घरेलू आमदनी में कमी पर परेशान है। 16% की आमदनी में कोई कमी नहीं आई है। वबा के दौरान 60 लाख अफराद ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने असासे फरोख्त किए, अपनी चीज़ें बेची हैं। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी पर एक पेपर जारी किया। इस पेपर में दर्ज किए गए अदादो शुमार परेशान कुन भी हैं और हैरान कुन भी। 2018 के मुकाबले में GDP का हुजम 315 अरब डॉलर से कम होकर 264 अरब डॉलर्स रह गया। फीकस आमदन कम हुई, यानी 2018 में हर पाकिस्तानी औसतन 1,652 डॉलर सालाना कमा रहा था, अब 1,388 डॉलर्स कमा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान दावा करते थे कि वो 8,000 अरब रुपए टैक्स जमा करके दिखाएंगे, लेकिन नून लीग का दावा है कि हुकूमत ने इससे भी कम टैक्स जमा किया जितना नून लीग 2 साल पहले जमा कर रही थी। नून लीग का कहना है कि इसने 2018 में 3,842 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने 2020 में 3,826 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया और 101 अरब रुपए जो टैक्स रिफंड की मद में देना था उसे भी रेवेन्यू के तौर पर दिखाया गया। इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। इस साल ये कहते हैं कि 3900 रुपये पहुंचे, ये भी गलत बयानी है। 100 अरब रुपया इन्होंने जो टैक्स रिफंड दिया है वो इन्होंने ग्रांट दिखाया है और 70 अरब रुपए इन्होंने नए टैक्स जो रिफंड रोक के रखा है, जो कि 5 सेक्टर का था, जो कि मुस्लिम लीग नून ने एग्जेम्प्ट किया था। इसके बावजूद हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों को ही तबाही का जिम्मेदार करार दे रही है। कह रही है कि साबिक हुक्मरानों ने अवाम का खून चूसा, हर ऐसा काम किया जिससे उनको फायदा मिले, महंगे मुआहदे करके किक बैक
टैक्स ली गई। आपको ये मालूम होगा कि ये जो बिजली महंगी हुई है, महंगी हो रही है या बिजली महंगी होगी, उसमें कभी भी इन्होंने हाथ नहीं डाला या उन IPPs को जो कि मुआहदे इन्होंने ही किए थे, जिसकी वजह से हमें आज महंगी बिजली और सर्कुलर डेट का सामना है। जिस इदारे को भी आप उठाएं, जितने भी ये मसाइल हैं, ये माजी की हुकूमतों की नाअहली से, उनकी करप्शन की वजह से आज मुल्क ऐसे हालत जगह पे खड़ा हुआ है कि जिसमें उसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत के दावे दुरुस्त हैं, माशी अदाद-ओ-शुमार बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? पूछेंगे माहिर मईशत अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, लेकिन सर आवाम की जिंदगी जिस इशारिये से तब्दील होती है वो कौन से इशारिये होते हैं सर, जिसमें बराह रास्त आवाम को फर्क पड़ता है? देखें, इसमें कोई तो दो ओपिनियन तो नहीं है कि करंट अकाउंट बेहतर नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और गवर्नमेंट वजह इस पे फख्र करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम आदमी के हवाले से जो देखा जाता है कि क्या 2 साल पहले आम आदमी की जो जिंदगी थी, आज उस 2 साल में उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है? तो ये है, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम क्या है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम ये है कि अपने अवाम की हालात जिंदगी को बेहतर किया जाए। तो 2 साल हो गए हैं, तो अब वाकई अगर बेहतरी हुई है तो नजर आनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो फिर आम आदमी को कोई फायदा करंट अकाउंट के कम होने से शायद नहीं हुआ होगा। 2-3 चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं। 2 सालों में हमारी फीकस आमदनी बढ़ने के बजाय कम हो गई है, ठीक है ना? पहले हम तकरीबन $1600 पर कैपिटा इनकम था, तो $1300 पे हम आ गए हैं। तो दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। फीकस आमदनी में कमी का मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज पाकिस्तानी जो है पिछले 2 सालों में गरीब हो गए। दूसरी चीज ये है आम आदमी के हवाले से, और खासकर उन गरीबों के हवाले से जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, उनकी जिंदगियों में बहुत परेशानी आ गई है। और उसकी वजह यह है कि गरीब क्या खाता है। गरीब का 56% जो एक्सपेंडिचर है उनका मंथली, वो फूड आइटम्स पे जाता है। और आपको फूड पता है कि फूड की जो फूड इन्फ्लेशन वो से कहां पहुंच गया है। आप अगर आटे की कीमत को ले लें तो 40-50% बढ़ गया है। चीनी की कीमत ले लें, ये भी कुछ इसी रफ्तार से इससे ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से बाकी खाने पीने की चीजें जो है वो मुसलसल उसमें बढ़ रही हैं, लेकिन गरीब का वो इनकम नहीं बढ़ रहा है उस तरीके से। उनके इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन वो जो जिस चीज पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी तरीके से बिजली, गैस, पानी की जो कीमतें बढ़ी हैं। सर कि ये जो इन्होंने तिजारती खसारा कम किया है सर, वो इंपोर्ट्स को कट करके किया है इन्होंने। अच्छा, क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी से, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट का कोई इतनी नहीं बढ़ी, हमारी इंपोर्ट ज्यादा कम हुई है, क्या इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है इसका, ओवरऑल इकोनॉमी को? देखिए, जिस तरीके से मतलब हम करंट अकाउंट के तो बिल्कुल हम सब एक्नॉलेज करते हैं कि उसमें बड़ी कामयाबी हुई है हुकूमत वक्त को, लेकिन जिस तरीके से, और यह बहुत अहम चीज है समझने के लिए, कि जिस तरीके से करंट अकाउंट को बेहतर किया गया है, उसने 10 मसाइल को जन्म दिए हैं। 10 मसाइल जन्म दे दिए हैं उसने। उसने जिस तरीके से हमने किया है, कि किस तरीके से किया, हमने इकोनॉमी को चोक कर दिया, उसका गला दबा दिया, पाकिस्तान की मईशत का गला दबा दिया ताकि कोई सांस न ले सके। मईशत अगर बंद कर दें, चोक कर दें, तो जब मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो इंपोर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दे आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, इंपोर्टेड मशीनरी, इंपोर्टेड एनर्जी। हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क के मईशत के पहिए को चलाने के लिए। लेकिन जब पहिए को बंद कर दें आप, तो सारे जो इंपोर्ट है वो हम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए करंट अकाउंट बेहतर हो गया। लेकिन जो हमने मईशत का पहिया बंद किया है, उसने हमें ये जो आपको 2-3-4 स्टैटिस्टिक्स मैंने दिए हैं, ये वो उसी के असरात हैं कि बेरोजगारी
बढ़ गई है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर गई। चलो पैंडेमिक की वजह से अगर पैंडेमिक ना होता तो ये ग्रोथ हमारे 2-2.5% होते, जो तकरीबन आबादी के बराबर इस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ भी बढ़ता। लेकिन हम जैसे तरक्की पसीर मुल्क में अगर ग्रोथ 2-2.5% से ग्रो करे तो ये कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो कोई भी नहीं कह सकता। कोई बाशऊर इकोनॉमिस्ट जो है ये कह नहीं सकता कि जिस मुल्क की इकोनॉमी 2-2.5% से ग्रो कर रही है उसके मैं आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट होता है। दुनिया उस मुल्क को, ये मेरा ये है कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% से ग्रो कर रहा है, दुनिया उस मुल्क को एज ए अपॉर्चुनिटी कंट्री समझती है, अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। वो उसकी तरफ आती है, देखती है और उसका स्टांस बदल जाता है। लेकिन जो इकोनॉमी उससे कम ग्रो कर रही है, 3-3.5% के रेंज में अगर ग्रो कर रही है, तो दुनिया की नजर में वो प्रॉब्लम इकोनॉमी होती है, उससे वो बचते हैं कि यार इसको दूर रखो, ये आके पैसा मांग लेगा हमसे। फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट होता है। अच्छा, तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब आपने ये। सर मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि इन्होंने हर यूटिलिटी आइटम को महंगा कर दिया, बिजली बहुत महंगी कर दी, गैस इन्होंने महंगी कर दी, पेट्रोल भी महंगा करते रहते हैं फक्तन। उसके बावजूद भी गर्दिशी कर्जे खत्म नहीं हो पा रहे सर, इसकी क्या वजह है, बल्कि बढ़ रहे हैं? देखें, जब दार साहब ने 2008 में वन गो में उन्होंने जब अपना ये गर्दिशी कर्जे को खत्म किया था, 329 बिलियन एक दिन में पेमेंट कर दी उन्होंने, तो उस वक्त भी वो मेरे सामने ये फैसला कर रहे थे, मैं मौजूद था वहां पर, किसी घर में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा था कि सर आज तो आपने कर दिया, कल से ये फिर बढ़ना शुरू होगा, तो उसको आपने रोका है, उसके लिए क्या सोचा है? कहते कि वो तो मैंने सिलेक्ट क्लीन कर दिया, मैंने कहा कल से फिर उसमें दाग लगने शुरू हो जाएंगे। और वो बढ़ते जब वो गए तो 2024 की ये बिलियन है। ये गर्दिशी कर्जे ऐसे नहीं खत्म हो गए। देखें, तो इनको IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसी रास्ते पे लगा दिया कि गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, इसकी पेमेंट करनी है, कीमत बढ़ाओ। पर जब आप कीमत बढ़ाओगे चोरी बढ़ेगी बिजली की, सीधी बात है, इसकी एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। आप कीमत बढ़ा के बिजली के मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। कीमत बढ़ाना रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। बिजली को चाहिए रिफॉर्म्स, इसके सिस्टम को बेहतर करें। तो ये हमने नहीं किया है। हम सिर्फ गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए कीमतों को बढ़ा के अब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने ये जो उनके साथ मिलकर इक़दाम किए हैं, मेरे ख्याल में उससे बेहतरी आ सकती है। अभी तक डिटेल का मुझे नहीं पता है कि वो क्या डिटेल है, डिस्कशन हुई है, एग्रीमेंट हुआ है IPPs के साथ में, हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगली बात ये है कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम अगले साल तक जो इकॉनमी में मस्बत बेहतरी आई है रवां साल, उसके समरात आवाम को मुंतकिल करेंगे। तो सर ये आप बताइएगा, ये कौन सा शजर है जिस पे वो समर लगा हुआ है जो आवाम को मुंतकिल हो जाएगा, जिस पे इमरान खान साहब को लगता है कि अब ये हमने हिस्सा बेहतर कर लिया इकॉनमी का, इसका इफेक्ट होगा डायरेक्टली आवाम पे? इस पे आपकी क्या राय है सर? आपको क्या लगता है कि हालात बाकी बेहतर होने जा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि हम बेहतरी कहाँ हो गई है। अगर 0.4 नेगेटिव ग्रोथ है तो ये बेहतरी है। अगर इन्फ्लेशन 11-12% पे है तो क्या ये बेहतरी हुई है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो क्या ये बेहतरी हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि बेहतरी कहाँ पर हुई है। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि रेमिटेंस जो बढ़ा है, रेमिटेंस बढ़ा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमारी पॉलिसीज से बढ़ाओ। रेमिटेंस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे लोग वहां से निकाले गए हैं, वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। कोई सेंसिबल आदमी ये कह भी नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेहतरी आ गई है और हम आगे रवा दवा है। देखिए, ये सियासी बयान होते हैं। ये भी आपको सोचना होगा कि जब एक हुकूमत अंडर प्रेशर रहती है ना, तो उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है अपने अवाम को हौसला देने के लिए भी, और सियासी जो मुखालिफिन है उनको दबाव में रखने के लिए भी इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये चीज है कि बेहतरी आई है, तो ये बेहतरी किसकी मरहून मिन्नत है? IMF प्रोग्राम के सस्पेंशन की वजह की मरहून मिन्नत है। ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है,
जिससे हाराकारी नहीं हो रही है। अगर ये IMF का प्रोग्राम अभी कंटिन्यू कर रहा होता तो हम बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे होते। IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, ये हाराकारी नहीं हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर को नोट करना चाहिए कि दिन के लिए हम पहले दिन से मैं कहता रहा प्राइम मिनिस्टर को कि सर खुदा के वास्ते अपने घर को खुद बेहतर कर लें, IMF के पास न जाएं। देख ले समर, IMF के पास गए तो हाराकारी मची हुई थी। आज 6 महीने से 7 महीने से IMF का प्रोग्राम सस्पेंड है, मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आ। क्या ये बात तशवीशनाक नहीं है कि इतनी दगरगू सूरत हाल है, ग्रोथ हमारी नेगेटिव में जा रही है, इकोनॉमी शैम्बल्स में है, उसके बावजूद भी अगर चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं कि सब बेहतर है तो सर ये बात तशवीशनाक नहीं, क्योंकि वो जिसको बेहतर समझ रहे हैं वो असल में खराब है और वो उसी को बेहतर समझते रहेंगे और जो खराब है वो खराब से खराब तर होता जाएगा। देखिए, अगर जहां तक सियासत में इस किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं, अगर उस हद तक है तो ठीक है, लेकिन इस जो एक्सूबरेंस का जो मुजाहरा किया जा रहा है इससे हमें परहेज करना चाहिए। ये मैं प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस करूंगा कि ये इर्रेशनल एक्सूबरेंस जिसे कहते हैं, इर्रेशनल एक्सूबरेंस, इससे परहेज करें जी कि ये बहुत देर तक नहीं चल सकता है और नंबर आते जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, फिर वो एक एक्सूबरेंस जो है किसी और डिप्रेशन में ना तब्दील हो जाए। इसलिए ये जरूर प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि एक चैलेंजिंग टाइम से दुनिया की इकोनॉमी गुजर रही है, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है। हम एफर्ट कर रहे हैं और हमारा डायरेक्शन मैं समझता हूं कि ठीक है, लेकिन चैलेंजेस हैं हमारे, हम कोशिश कर रहे हैं। ये अल्फाज प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर को की जबान से निकलना चाहिए, ना कि एकदम के बस हम हो गया सब ठीक और हम चल पड़े, ऐसी बात नहीं है। ये आगे मसाइल क्रिएट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्फा लेते नाज़रीन, वक्फे के बाद बात करेंगे मेयर वसीम अख्तर की बेबसी पर। नाज़रीन, 4 साल तक मजे लूटते रहे, 4 साल तक ओहदा संभाले रखा, 4 साल तक काम करने की बजाय काम न करने की वजूहात बताते रहे और अब 4 साल पूरे होने पर कराची के मेयर वसीम अख्तर जज्बाती तकरीर करके आंसू बहाकर हालात की खराबी का दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर कराची की बदहाली से, कराची के मसाइल से खुद को बरीउ जिम्मा करार दे रहे हैं। आज अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन बाद रुखसत होने वाले कराची के मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि वज़ीर आला की वजह से 4 साल शदीद स्ट्रेस में गुजारे, कई अनासर कराची की तरक्की की रुकावट बने। 4 साल से रो रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। इसका, इन खतों का एक जवाब नहीं दिया मेरा। मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूं इस सिंध गवर्नमेंट की वजह से, इस सीएम की वजह से। वसीम अख्तर साहब अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर शदीद बरहम नजर आए। उन्होंने एक बार फिर वसाइल की कमी को शहर की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दिया। उन्होंने कहा कि कराची में लोग बदतरीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। वसीम अख्तर ने आज जो बातें की हैं इनमें से कोई भी नई नाज़रीन। इनके 4 सालों में कराची की आवाम उनके मुंह से इख्तियारात में कमी, फंड्स की अदम दस्तियाबी और रुकावटों का शिकवा ही सुनते आए। वसीम अख्तर से जब भी कराची के मसाइल और उनके हल के हवाले से सवाल किए जाते थे तो वो हमेशा अपने बेख्तियार होने की शिकायत करते थे। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, मेरे पास तो वो पावर जी नहीं है, कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है, सीवरेज का पावर मेरे पास नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब कराची के साबिक मेयर मुस्तफा कमाल, जिन्हें अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने साल 2008 में दुनिया का दूसरा बेहतरीन सिटी मेयर करार दिया था, उनका कहना था कि मेरे पास भी वही इख्तियारात थे जो आज वसीम अख्तर के पास है। वसीम अख्तर को भी इख्तियारात मयसर थे, क्या वो उनसे भरपूर काम ले पाए? उसका जवाब 2 हफ्ते पहले कराची के एक और सियासतदान और MQM पाकिस्तान के साबिक सरबराह
डॉक्टर फारूक सत्तार ने दिया। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में जितने भी मेयर आए हैं उनमें से सबसे खराब कारकर्दगी वसीम अख्तर की है। MQM पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नाकिस थी, नाकाम तरीन बल्दियाती दौर था वसीम अख्तर साहब का। सबसे खराब कारकर्दगी वसीम अख्तर, मेयर वसीम अख्तर की है। जितने मेयर आए माजी में सबसे खराब तरीन। अब मामला यह है कि इख्तियारात के हवाले से वसीम अख्तर की बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। इससे ज़्यादा अहम सवाल यह है कि अगर फंड्स नहीं थे, अगर रुकावटें मौजूद थीं, अगर इख्तियारात नहीं थे, तो वसीम अख्तर ने यह ओहदा संभाला ही क्यों था? क्या इन्हें नहीं पता था कि मेयर कराची कितना बाख्तियार है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि मेयर कराची को कितने फंड्स मिलते हैं? इन सब मसाइल को जानने के बावजूद आपने मेयर का ओहदा क्यों कबूल किया था, क्यों हल्फ उठाया था और कराची के बासियों के साथ मसाइल के खात्मे के वादे किए थे? हम सब मिलके इस कराची के जो मसाइल हैं इनको रिजॉल्व करेंगे। ये हम सबके मसाइल हैं, हमारी नीयतें साफ हैं, हम काम करना चाहते हैं, इस शहर को, इस सूबे को बनाना चाहते हैं। लेकिन इन दावों के बरअक्स आज वसीम अख्तर अपनी कारकर्दगी के हक में एक भी बड़ा काम नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। जो गाड़ियां KMC के पास थी इन्हीं से काम लिया। KMC के अस्पतालों को 7.5 करोड़ की दवाइयां दी गई। कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में मुफ्त टेस्टिंग की। बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में जदीद कैमरे लगाए गए। KMC बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश की गई। यानी ये वो कारकर्दगी थी, ये वो नुमाया काम थे जो वो बता सकते थे। नाज़रीन, इस पर कराची की आवाम का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ। आवाम भी तकलीफ में बहुत, जब काम नहीं होगा तो नाले भी बहेंगे, सब तरफ का पानी भी आएगा। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ। 4K का हाल देख लें, कोई निजाम ऐसा नहीं था, जो नाला नहीं था, जो बड़ा ही था। 6 घंटे में घर पहुँचे, तो ये क्या करती, क्या थी इनकी? मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ। सेक्टर 4 का जो हाल है ना, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो घरों के अंदर पानी भर गया है। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं 4 साल स्ट्रेस में रहा हूँ। नाले सारे फुल हो रहे, नाले साफ नहीं कराए इन्होंने। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ। चाहता है दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।